Hello everyone, greetings of the day. My name is Sahil and I welcome you to my YouTube channel EU Commerce Scholar. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारे सामने टोटल 8 इंपॉर्टेंस हैं। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आठों इंपॉर्टेंस इस प्रकार हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है बिजनेस डिसीजंस, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना बिजनेस के डिसीजंस को लेने में बहुत हेल्पफुल है। दूसरा इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। चौथा है इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। पांचवा है इंपॉर्टेंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। छठा है चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। सातवां है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। और आखिरी है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। आइए इन आठों इंपॉर्टेंसेस को एक एक करके स्टडी करें। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंस है वो है बिजनेस डिसीजंस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसे? सबसे पहले इन्होंने पहला पॉइंट कवर किया है जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट बोला है कि जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग प्राइसेस एंड आउटपुट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस ज्यादा होगा, जब प्राइस राइज करेगा तो डिमांड फॉल करेगा, और जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज करेगा। इस कॉन्सेप्ट की मदद से क्या किया जाता है कि हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं, ये चीज पता लगा सकते हैं कि किस प्राइस रेंज पे क्या आउटपुट हम प्रोड्यूस करें जो मार्केट में आसानी से बिक जाए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस के डिसीजंस में, क्योंकि किस प्राइस पे कितने आउटपुट को हम प्रोड्यूस करें जो मार्केट में बिक जाए। ठीक है, अगर प्राइस बहुत कम है तो हम आउटपुट ज्यादा लेकर के आएंगे। ठीक है, और प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो कंपेरेटिवली हम कम आउटपुट लेकर के आएंगे और उसे उस हिसाब से बेचेंगे। तो इस वजह से ये हेल्पफुल है। दूसरा कह रहे हैं कि डिसाइडिंग whether to increase the price or not, the firm should have an idea about the price elasticity of demand for the product and its substitutes and complements। कहा जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, ये फर्म को आइडिया लग जाता है। ठीक है, और ये भी आइडिया लग जाता है कि उस प्रोडक्ट की सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है, ये पूरा का पूरा आइडिया लग जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से। तो इससे बिजनेस अपना एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि राइजिंग प्राइस, एडवाइस किया जाता है कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, इंक्रीज इन प्राइस विल रेज टोटल रेवेन्यू। इन्होंने कहा कि जो राइजिंग प्राइस है, जब प्राइस बढ़ रहा होता है ना, तो क्या एडवाइस दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट की डिमांड अगर वो इनइलास्टिक है, प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड इनइलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब बढ़ना घटना होता है, इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ा भी दीजिएगा तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो आगे इन्होंने बोला कि इंक्रीज इन प्राइस विल रेस टोटल रेवेन्यू। अगर प्राइस के बढ़ाने पे डिमांड आपका सेम है तो आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे टाटा नमक 18 रुपए किलो मिलता है, उसको अगर आप 20 रुपए किलो कर दीजिएगा तो डिमांड इज इन इलास्टिक, वो बढ़ेगा भी नहीं ना घटेगा, लेकिन आपका 2 रुपए से रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं। अगला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब जो पॉइंट है वो ये है कि राइजिंग प्राइस एडवाइजेबल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स सब्सटीट्यूट इज लो, कंज्यूमर विल शिफ्ट द कंजम्पशन। अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि उसके सब्सटीट्यूट के प्राइसेस अगर कम हो गए, ठीक है, तो जो आपके कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स है ना, वो स्विच कर जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स को छोड़ देंगे। इन्होंने बोला कि अगर प्राइस राइज कर रहा है, ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, तो एडवाइस ये दिया जा रहा है कि कृपया करके आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट के प्राइसेस कम हो गए, आपके प्राइसेस बढ़ गए और सब्सटीट्यूट सस्ते में मिलना शुरू हो गया कंज्यूमर्स को, तो आपके कंज्यूमर्स स्विच कर जाएंगे। तो ये बिजनेस डिसीजंस लेने में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट। अब मोनोपोलिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इन्होंने कहा कि मोनोपोलिस्ट नॉर्मली परस्यूज द पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स।
जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपनाते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय रेलवे है, आप इलाहाबाद में बैठिएगा, दिल्ली जाना आपने भी है, मैंने भी है। आप राजधानी में एसी फर्स्ट में जा रहे हो, मैं भी इंडियन रेलवे की एक लोकल ट्रेन में दिल्ली तक जा रहा हूँ, लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन से दिल्ली तक जा रहा हूँ और जनरल डब्बे में बैठा हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस। आपको एसी दे देंगे, थोड़ा केबिन दे देंगे, एसी फर्स्ट में अच्छा खाना दे देंगे और आपसे उसी चीज का 3000 रुपीज चार्ज करेंगे। मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना एसी मिलेगा, लेकिन मैं भी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा 300 रुपीज में। आपसे कितना चार्ज किया सेम चीज के लिए 3000, मुझसे कितना चार्ज किया 300। दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ढाबे पे भी वही खाना मिलता है, क्वालिटी वही होता है, रेस्टोरेंट में भी वही खाना होता है, लेकिन प्राइस में बहुत अंतर क्यों आ जाता है? दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जहां पे आप रेस्टोरेंट में आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ढाबे पे इतना कोई देगा भी नहीं आपको। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो मोनोपोलिस्ट आप समझते हैं ना, जिसकी मोनोपोली होती है, सिंगल सेलर होता है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपनाते हैं और वो अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं, लगभग लगभग सेम चीज के लिए, गुड्स के लिए। ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स। दूसरा कहा जा रहा है कि जो मोनोपोलिस्ट विल चार्ज हायर प्राइसेस फ्रॉम दोज कंज्यूमर्स हु हैव inelastic demand and lower prices from those consumers who have elastic demand for the product sold by them. मोनोपोलिस्ट उन प्रोड्यूसर्स सॉरी उन कंज्यूमर्स से ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं जिनकी इनइलास्टिक डिमांड है, जिनकी डिमांड चेंज नहीं होती, और उन कंज्यूमर से वो कम प्राइसेस चार्ज करते हैं जिनकी डिमांड चेंज हो सकती है, जो उनकी प्रोडक्ट्स को स्विच कर सकते हैं। तो मोनोपोलिस्ट इस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस आप समझते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनके प्राइसेस को डिटरमाइन करने में बहुत ही हेल्पफुल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर प्राइसेस लाइक वेजेस। तो वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, उसके बेसिस के ऊपर आप वेजेस डिसाइड कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के समय कितना वेजेस देना चाहिए पर यूनिट के हिसाब से। तो ये चीज तय की जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला द राइज इन वेजेस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी produced by the workers and it will cause a large decrease in demand for the product and consequently a large decrease in demand for workers। इन्होंने बोला कि अगर हम वेजेस बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं उनको ज्यादा वेज मिलेगा तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो उसकी डिमांड मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। जितनी डिमांड है उससे ज्यादा अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया ना, तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, अब अबंडेंट हो गया, जरूरत से ज्यादा सप्लाई हो गई। अब जब डिमांड ज्यादा नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि पर यूनिट आपने ज्यादा वेजेस तो दिए, लेकिन आपको पर यूनिट उस हिसाब से रिकवरी नहीं हुई। इससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में मार खा सकता है, खराब हो सकता है, हो सकता है कि आपकी कंपनी के ऊपर बहुत भारी एक लॉस आ जाए, क्योंकि लोग नहीं प्रेफर करेंगे उसे खरीदना। तो यहाँ इन्होंने बोला कि द राइज इन वेजेस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर हम वेजेस बढ़ा देते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड इट विल कॉज अ लार्ज डिक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब इससे क्या होगा कि जब वर्कर्स को ज्यादा वेजेस मिलने लगेगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा, लेकिन डिक्रीज हो जाएगी डिमांड मार्केट में, एंड कॉन्सिक्वेंटली लार्ज डिक्रीज इन डिमांड फॉर वर्कर्स, और वर्कर्स की भी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉइंट नंबर 4 इज कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो फॉर्मुलेशन होती है ना, फॉर्म की जाती है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने सबसे पहला पॉइंट कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, particularly taxation policy, the government of granting subsidy to the industries, determination of prices of public utilities, etc. कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली टैक्सेशन पॉलिसीज को, और साथ ही साथ जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है ना, सब्सिडी, जो सब्सिडी देती है, गरीब लोगों के पास जब पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट फाइनेंशियली जो हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो कहाँ कहाँ सब्सिडी देना है, और ये डिटरमाइन करना कि पब्लिक यूटिलिटीज के लिए क्या कीमत होनी चाहिए। जैसे पब्लिक यूटिलिटीज में जैसे हो गया आपका बस सेवा जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, उसकी क्या प्राइसेस होनी चाहिए, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से गवर्नमेंट डिसाइड करती है।
अगला है द गवर्नमेंट कैन इम्पोज इट्स रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन दोज प्रोडक्ट्स विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। गवर्नमेंट इनइलास्टिक डिमांड वाली चीजों पे टैक्सेस इंपोज कर देती है और अपने रेवेन्यू को बढ़ा लेती है, अपने इनकम को बढ़ा लेती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इज इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल ट्रेड में भी है, मतलब अगर आप दूसरे देश से कोई सामान खरीद रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे भी इंटरनेशनल ट्रेड का में बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे सबसे पहला इन्होंने पॉइंट का है, जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। It is of great importance in determining the terms of trade and consequently gains from international trade, in determining the effect of exports and thereby on the balance of payment। सबसे पहली बात में इन्होंने ये बात बोली है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहां पे जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इन डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के टर्म्स को डिटरमाइन करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को कॉन्सिक्वेंटली गेन करने के लिए, इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड देयर बाय ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ताकि एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका अच्छा हो जाए। अगला है हमारा चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज समझते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है इंडिया का, मतलब अमेरिका का $1 इंडिया के अभी 73 रुपीज के बराबर है, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। इसमें पहली बात बोली है कि रेट ऑफ एक्सचेंज रिफर्स टू द रेट एट विच अ यूनिट ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर करेंसीज ऑफ द अदर कंट्री। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश का एक यूनिट, मतलब $1, एग्जाम्पल के तौर पे यूएस डॉलर है ना, $1 इज इक्वल टू दूसरे देश की कितनी करेंसीज के बराबर है, तो इंडिया के 73 रुपीज के अप्रॉक्स बराबर है। ये हर रोज बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा कि द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज कैन बी एक्सचेंज थ्रू डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज। जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दो करेंसीज के बीच में, उसे बदला जा सकता है डिवैल्यूएशन करके या रिवैल्यूएशन करके। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपनी करेंसीज की वैल्यू ऑफिशियली हम खुद कम कर देते हैं। ठीक है, और रिवैल्यूएशन का मतलब हम अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। इससे क्या कर सकते हैं कि हम जो दो अलग अलग देश की करेंसीज है उनकी वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे करेंसी को, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 73 रुपीज के बराबर है, ये अगर गवर्नमेंट इसे कम करके और गिरा करके 80 के बराबर कर दे, तो दो करेंसी की वैल्यू में डिफरेंशिएशन तो आ जाएंगे ना। $1 अब कितने के रुपए के बराबर हो गया, 80 रुपीज के बराबर हो गया। तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दो करेंसीज के बीच में, जो डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन की मदद से हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है डिवैल्यूएशन की और रिवैल्यूएशन की, उसे इस्तेमाल किया जाता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए। ठीक है, अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू अगर हम गिरा दें, ठीक है, कम कर दें, तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे लेकिन एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। इंपोर्ट महंगा हो गया तो लोग इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे जब आप इंपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आपके फॉरेन एक्सचेंज बचेंगे, और एक्सपोर्ट कीजिएगा तो नई फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज आपके पास आएंगी, जिससे बैलेंस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप करेक्ट कर सकते हैं। सेवेंथ वन इज इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में इन्होंने क्या बोला कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन रिफर्स टू द पर्सन्स हु अल्टीमेटली बेस द बर्डन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, द पर्सन हु अल्टीमेटली पेज द टैक्सेस। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो एक्चुअली टैक्स का बर्डन ले रहा है, बेसिकली जो एक्चुअली में टैक्सेस पे कर रहा है, ठीक है, उसे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। द इंसिडेंस ऑफ taxes is on the buyer or the seller depends on the elasticity of demand। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस बायर के ऊपर है या सेलर के ऊपर आता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तय कर लेता है। उसी के बेसिस के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि बायर के ऊपर आ रहा है कि सेलर के ऊपर आ रहा है। सेलर ने अगर बहुत सारा सामान खरीद करके रखा है, टैक्स भर करके रखा है, लेकिन अगर सामान बिक नहीं रहा तो टैक्स सेलर के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन अगर बायर की बात करें, तुरंत बिक जाता है, तुरंत बायर खरीद लेता है, तो बायर के ऊपर आ जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ रहे हैं। अगला इन्होंने बोला हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मोर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन सेलर। अगर डिमांड बहुत ज्यादा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ने घटने पे डिमांड बढ़ता घटता है, तो टैक्सेस जो है वो सेलर के ऊपर ज्यादा आ रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस सेलर के ऊपर ज्यादा है। लेकिन द मोर इन इलास्टिक डिमांड मोर बर्डन ऑन बायर्स।
अगर वो डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, तो बर्डन किसके ऊपर वो ट्रांसफर हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा बायर के ऊपर। ये जो हमारा आखिरी इंपॉर्टेंस है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इसमें कहा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी इन एग्रीकल्चर, दैट इज बम्पर क्रॉप्स ब्रिंग्स इन स्मॉलर इनकम टू फार्मर्स। मतलब अगर जरूरत से ज्यादा अगर पैदावार अच्छी हो गई तो इससे जो फार्मर्स है उनकी इनकम बहुत कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि अगर अबंडेंट हो गया, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो फार्मर को कंपैरेटिवली बहुत कम इनकम जनरेट होगी। तो दिस इज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। अ बम्पर क्रॉप इंस्टेड ऑफ रेजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर reduces it because of inelastic demand for agricultural products। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसकी इनइलास्टिक डिमांड है, और इससे क्या होगा कि जो हमारे फार्मर भाई लोग हैं, जो किसान हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। दिस इज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, और इसका ये पैराडॉक्स है जहां पे अगर जरूरत से ज्यादा ही कोई चीज आ जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और लास्ट में कह रहे हैं अब बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स drastically in the view of inelastic demand for these products and thereby reduces the income of the farmers। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो फार्मर्स चीजें प्रोड्यूस करते हैं ना, वो पेरिशेबल नेचर की होती है। पेरिशेबल मतलब जो बहुत जल्दी खराब हो जाए, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर देते हैं और जो बहुत जल्दी खराब हो सकती है, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपकी पर यूनिट जो आपको रिकवरी रेवेन्यू जनरेट होगा वो कंपेरेटिवली बहुत कम होगा। तो इन्होंने बोला कि अगर बम्पर प्रोडक्शन हो गया, इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो पैसा मिलेगा वो ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। इनइलास्टिक का मतलब अगर मैं एक दिन में एक पाव, अगर हम कोई अगर सब्जी परचेज करते हैं, मान लीजिए एक पाव आलू और प्याज यूज करते हैं, तो वो तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। डिमांड इसके कंपेरेटिव तो इनइलास्टिक हो गया, बढ़ेगा घटेगा थोड़ी। इससे जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। यहाँ पे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि अगर सप्लाई बढ़ा दी जाए तो डिमांड तो कंपेरेटिवली इनइलास्टिक होगी या बहुत कम होगी, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो ये था इंपॉर्टेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।